हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां होली सन ने लियू जियन और डोंगमी दोनों की सोल को अपने कब्जे में ले लिया था और उन दोनों की मदद से उसने न सिर्फ वहां पे मिचू और हाउ जियन को पकड़ लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ होली सन ने वहां पे उन दोनों का इस्तेमाल करते हुए क्यांसी के ऊपर भी हमला करवा दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ एंसेस्टर ज़ू बनने करो के साथ फोर्थ मरीडियन में आ चुके थे और ली नाइट नाम के कल्टीवेटर उन्हें वहां पे अपने सीक्रेट डोमेन की तरफ ले जाने लगा था। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें फोर्थ मरीडियन का ही सीन दिखाया जाता है और ली नाइट अभी भी वहाँ पे अपनी बहन के साथ मिलकर बर्निंग करो और एंसेस्टर ज़ू को लेकर अपने सीक्रेट डोमेन की तरफ ले जा रहा था। तभी बर्निंग करो वहाँ पे ली नाइट से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर यहाँ पे इस फोर्थ मरीडियन में ऐसा क्या हो गया था कि ये जगह यहाँ पे इस तरह से तबाह हो गई और यहाँ पे वो म्यूटेंट टाइप के लोग कौन थे जो कि ह्यूमंस होते हुए भी मोस्टर्स में ट्रांसफॉर्म हुए जा रहे थे। बर्निंग करो की ये बात सुनकर ली नाइट उससे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि हमारी फोर्थ मरीडियन हमेशा से ऐसी नहीं होती थी। असल में ये फोर्थ मरीडियन तो हमारी है ही नहीं, बल्कि हम लोग तो थर्ड मरीडियन से बिलोंग करते थे। असल में ये कहानी तब शुरू हुई जब अचानक कि एक दिन हमारी थर्ड मरीडियन में कहीं से ब्लैक पावर ऑफ करप्शन आ गई, जिसने आते साथ ही हमारी मरीडियन की सारी पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। वो न सिर्फ हमारी मरीडियन की पावर को ऑब्जर्व कर रही थी, बल्कि उसी के साथ साथ उसके रास्ते में जो कोई भी चीज आ रही थी वो उसे भी तबाह करते हुए उसकी पावर को भी ऑब्जर्व किए जा रही थी। उस समय हमारे दो लीडर थे, फेंगजू और फुयेन। उन दोनों ने मिलकर वापस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के साथ फाइट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग जितना ज्यादा उसके ऊपर अटैक करते, वो ब्लैक पावर ऑफ करप्शन और भी ज्यादा पावरफुल होती जाती। ये देखकर फेंगजू और फुयेन दोनों ने मिलकर किसी तरह से मिलकर थर्ड मरीडियन के रास्ते को ओपन कर दिया था। जिसके बाद वो हम सभी को लेकर भागते हुए इस फोर्थ मरीडियन में आ गए थे और असल तबाही तो तब शुरू हुई जब हमारे पीछे पीछे वो ब्लैक पावर ऑफ करप्शन भी यहाँ पे आ गई। हम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो ब्लैक पावर ऑफ करप्शन इतनी ज्यादा फास्ट होगी। उसने देखते ही देखते हमारी थर्ड मरीडियन की तरफ फोर्थ मरीडियन को भी पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और इस समय मोटल्स की तरह डीमंस को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि फोर्थ मरीडियंस में डीमंस ही रहा करते थे। जो कोई गलती से भी उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के रास्ते में आ जाता, वो न सिर्फ मारा जाता था बल्कि उसकी बॉडी भी राख में बदल जाती थी। इसी तरह देखते ही देखते बहुत ही कम समय में हमारे मोटल्स और डीमंस के काफी सारे लोग मारे गए थे। इवन तब हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि इमोर्टल्स और डीमंस जो कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, उन्हें भी वहाँ पे मजबूरन आपस में हाथ मिलाना पड़ा और हमारे लॉर्ड फेंगजू ने डीमन लॉर्ड यू लव के साथ हाथ मिलाते हुए एक बार फिर से ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के साथ फाइट करने की कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो देखकर लॉर्ड फेंगजू और लॉर्ड यू लव ने डिसाइड किया कि ये जगह अब उनके रहने के लिए सही नहीं है। अगर उन लोगों को जिंदा रहना है तो उन्हें किसी भी तरह से फिफ्थ मरीडियन के बैरियर को ओपन करते हुए वहां जाना होगा, क्योंकि अब बस फिफ्थ मरीडियन एक ऐसी लोती जगह बची थी जहाँ पे हम लोग सर्वाइव कर सकते थे। हालांकि फिफ्थ मरीडियन तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि फिफ्थ मरीडियन का बैरियर बाकी सभी मरीडियंस के बैरियर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर फिर भी वो लोग किसी तरह से फिफ्थ मरीडियन तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। मुझे उम्मीद है अब तुम्हें सारी कहानी समझ आ गई होगी। ली नाइट की ये बात सुनकर बनने को दोबारा उसे सवाल करते हुए पूछता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम लोग उनके साथ फिफ्थ मरीडियन में क्यों नहीं गए थे? हालांकि यहाँ पे तो इतना ज्यादा खतरा है। जिस पे ली नाइट बनने को जवाब देते हुए कहता है कि हम उन लोगों की तरह लकी नहीं थे। उन लोगों को भी यहाँ से भागने का बस एक ही मौका मिला था, इसलिए उस समय जितने भी लोग उनके साथ थे वो तो यहाँ से निकल गए थे, लेकिन बाकी सभी लोग यहीं पे फंस कर ही रह गए। और तुम लोग भी तो फिफ्थ मरीडियन से आए हो ना? तुम लोगों ने भी फेंगजू और यू लव का नाम तो सुना ही होगा। क्या वो लोग अभी तक वहाँ पे जिंदा हैं? मुझे नहीं पता कि जब वो लोग यहाँ से भाग गए थे उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पे जाके क्या किया होगा, क्योंकि तब से लेकर अब तक फिफ्थ मरीडियन से यहाँ पे कोई भी नहीं आया। कैसे हैं वो दोनों और फिफ्थ मरीडियंस के हालात कैसे हैं? ली नाइट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निंग करो उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, उन दोनों को क्या होगा, वो लोग तो वहाँ पे दूसरों की जगह पे कब्जा किए हुए मजे से रह रहे हैं और तुम्हारी यू लव को तो मैं बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ, क्योंकि उसने हमारे डीमंस का नाम भी बदनाम करके रख दिया है। और अभी वो लोग वहाँ पे इसी तरह से बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि ली नाइट की बहन लीनिंग अपने भाई को बताती है कि देखो भाई, हम पहुंच गए। और जब बर्निंग करो की नजर उस सीक्रेट डोमेन वाली जगह के ऊपर पड़ती है तो बर्निंग करो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, तो क्या यही है वो जगह जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? द सीक्रेट डोमेन ऑफ प्रोटेक्शन है, जहाँ पे कोई भी डीमन और मोस्टर नहीं घुस सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन है क्या? यहाँ पे तो कोई भी दिन दहाड़े घुसकर इस जगह को तबाह कर सकता है। बर्निंग करो की ये बात सुनकर एंसेस्टर ज़ू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि मरने के बाद अकेले रहने की जगह अच्छा है कि ये लोग जिंदा रहते हुए एक साथ मिलकर रहे। अगर ये लोग इस तरह से यहाँ पे मिलकर एक साथ रहे तो यहाँ पे कोई भी इनके ऊपर अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे खुद ही आगे बढ़ गए थे। जो देखकर ली नाइट भी वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के साथ आगे बढ़ते हुए उन्हें कहता है कि हाँ, एक और बात, हमारे सीक्रेट डोमेन के कुछ रूल्स भी हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे कहीं भी कोई आउटसाइडर दिखाई देता है तो उसे आपको अपने साथ सही सलामत अपने सीक्रेट डोमेन में ले आना होगा। और जितने ज्यादा लोगों को आप बचाकर यहाँ पे ले आएंगे, आपको उतनी ज्यादा तादाद में स्पिरिचुअल वाटर सोल्स मिलेंगे, जो कि यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। स्पिरिचुअल वाटर सोल का नाम सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछते हैं, स्पिरिचुअल वाटर सोल ये क्या चीज है? जिस पे ली नाइट एंसेस्टर ज़ू को जवाब देते हुए बताता है कि हम लोगों को यहाँ पे लगातार जिंदा रहने के लिए स्पिरिचुअल वाटर सोल की जरूरत होती है। स्पिरिचुअल वाटर सोल को हमारे डोमेन लॉर्ड ने इन्वेंट किया था और उसी की वजह से ही हम लोग अब तक जिंदा हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वाटर सोल एकमात्र ऐसी चीज है जो कि उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के इन्फेक्शन से हमें बचाती है। एक स्पिरिचुअल वाटर सोल की मदद से हम लोग पूरे 2 दिनों तक उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन की पावर को सप्रेस कर सकते हैं। हमारे डोमेन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है। अगर हम लोग उनके ऑर्डर्स को मानते हुए अपनी सीक्रेट डोमेन के अंदर सारी अरेंजमेंट्स करें तो वो हमें स्पिरिचुअल वाटर सोल देते रहते हैं और उसी के साथ साथ वो कभी कभी हमें मोस्टर्स को मारने का टास्क भी देते हैं, जिसके बाद भी वो हमें काफी सारे स्पिरिचुअल वाटर सोल्स दे देते हैं। ली नाइट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निंग करो वहाँ पे उसे कहता है, तो आउटसाइडर लोगों को यहाँ पे अपनी सीक्रेट
सीक्रेट डोमेन में ले आना यही तुम्हारा मिशन है। बनने करो की ये बात सुनकर लीनेट वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आबादी नहीं है और हमारी डोमेन लौट चाहता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाते हुए यहाँ पे ले आए ताकि हमारी डोमेन और भी ज्यादा मजबूत हो सके। और हाँ, तुम लोग फिक्र मत करो, अगर मुझे डोमेन लॉर्ड की तरफ से कुछ स्पिरिचुअल वाटर सोर्स मिले तो उसे मैं तुम लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और इसी तरह वो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए सीक्रेट डोमेन के अंदर आ गए थे। और लीनेट को वहाँ पे वापस आते हुए देखकर सीक्रेट डोमेन के लोग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लीनेट एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था, इसलिए सभी लोग अपने दिल से उसकी इज्जत करते थे। और जैसे उन लोगों की नजर वहाँ पे लीनेट के साथ एसएसटजू और बनने करो के ऊपर पड़ती है तो वो सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, देखो लीनेट अब की बार अपने साथ कुछ आउटसाइडर्स को भी ले आया है। और ये कहते वो सभी लोग वहाँ पे लीनेट की तारीफें करने लगे थे, क्योंकि उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को तो लीनेट ही यहाँ पे लेके आया था। इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे लीनेट की तारीफें करते हुए कहने लगे थे कि लीनेट ना सिर्फ दिल का बहुत अच्छा इंसान है, बल्कि वो हर बार अपनी जान को खतरे में डालते हुए बाकी सभी की मदद करता है। और क्योंकि लीनेट ने वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी की मदद कर रखी थी, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे लीनेट को हौसला बढ़ाते हुए उससे कहने लगे थे कि लीनेट, अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुम सबसे पहले हमें बताना। जिसपे लीनेट भी वहाँ पे उन्हें ग्रीट करके उनका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहा था। और तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे थोड़ा गुस्से से चलाते हुए उन सभी से कहते हैं कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है और तुम सभी लोग यहाँ पे इस तरह से खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी अपने काम पे वापस लगो। वो ओल्ड लेडी जिसे वहाँ पे सभी लोग ओल्ड आंट कहते थे, उसको देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की हवा टाइट हो गई थी और वो सभी लोग वहाँ पे उसकी बात मानते हुए वहाँ पे वापस अपने अपने काम पे चले गए थे। जिसके बाद वो ओल्ड आंट वहाँ पे लीनेट की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहते हैं, लीनेट मेरे बच्चे, तो फाइनली तुम लोग वापस आ ही गए। अपनी ग्रैंड माँ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लीनिंग ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर वहाँ पे अपनी ग्रैंड माँ को हक कर लिया था। और वो ग्रैंड माँ भी वहाँ पे अपनी पोते को प्यार करते हुए उसे कहने लगी थी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार तुम्हें कोई भी चोट नहीं आई। तभी हम देखते हैं कि लीनेट वहाँ पे एक फायर स्टोन को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे उसी ओल्ड आंट को देते हुए कहता है कि ये फायर स्टोन मुझे बाहर से मिला था और मुझे उम्मीद है कि ये फायर स्टोन आपके कोल्ड सिम्टम्स को पूरी तरह से ठीक कर देगा। जिसपे ओल्ड आंट भी वहाँ पे लीनेट के हाथों से वो फायर स्टोन लेते हुए कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खास ट्रेनर लग रहा है, तो वाकई हमेशा मेरी बहुत ज्यादा मदद करते हो, मैं तुम्हारे इन सारे एहसानों को बदला कैसे चुकाऊंगी। लीनेट को वहाँ पे इस तरह से उन सभी की मदद करते हुए देखकर बनने करो वहाँ पे उसे इंप्रेस होते हुए कहता है कि ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी ये यंग मैन अपनी फिक्र छोड़कर बाकी लोगों की मदद कर रहा है। ऐसे नेक दिल इंसान इस दुनिया में वाकई बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जो कि दूसरे लोगों की मदद करने के लिए अपनी जान तक की भी परवाह नहीं करते। और तभी वो ओल्ड आंट वहाँ पे लीनेट को बताती है कि लॉर्ड कीज़ावा तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, जल्दी से जाकर उनसे मिल लो। जिसपे हम देखते हैं कि लीनेट वहाँ पे अपनी ओल्ड आंट से कुछ कह पाता उससे पहले ही लॉर्ड कीज़ावा खुद ही वहाँ पे आ गए थे, जिन्हें देखते ही वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग उन्हें वहाँ पे ग्रीट करने लगे थे, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि वहाँ के लोग लॉर्ड कीज़ावा की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इवन लॉर्ड कीज़ावा भी उन सभी से बहुत ही अच्छी तरह से मिलते हुए कहता है कि सभी खड़े हो जाओ, तुम लोगों को मेरे सामने इतने ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सभी लोग तो एक ही हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ओल्ड आंट के साथ साथ लीनेट भी वहाँ पे लॉर्ड कीज़ावा को ग्रीट करते हैं। हालांकि वो एसएसटजू से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एसएसटजू तो गोड्स के सामने नहीं झुकते, फिर ये तो क्या ही चीज था। वहीं लॉर्ड कीज़ावा भी वहाँ पे एसएसटजू और बनने करो को बहुत ही गौर से देखने लगा था, जो देखकर लीनेट वहाँ पे लॉर्ड कीज़ावा को बनने करो और एसएसटजू को इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि ये दोनों मुझे 5th मेरिडियन की बाउंड्री वॉल के पास मिले थे, ये दोनों इमोर्टल कल्टीवेटर्स हैं, इनका नाम है एसएसटजू, जबकि अजीब से दिखने वाले बर्ड का नाम बनने करो है। लीनेट की बात सुनकर हम देखते हैं कि लॉर्ड कीज़ावा वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया। और उसके रिवार्ड में लॉर्ड कीज़ावा वहाँ पे एक स्पिरिचुअल वाटर सोल को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे लीनेट को देते हुए कहता है कि ये लो इसका इनाम। लेकिन सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल वाटर सोल को देखकर लीनेट थोड़ा परेशान होते हुए कहता है क्या सिर्फ एक ही, लेकिन मैं तो यहाँ पे अपने साथ 2 लोगों को लेके आया हूँ, फिर उसके रिवार्ड में तो मुझे 2 स्पिरिचुअल वाटर सोल्स मिलनी चाहिए थी। लीनेट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लॉर्ड कीज़ावा वहाँ पे उसे कहता है कि किसने कहा कि तुम 2 लोगों को अपने साथ ले आए हो, ये तो बस एक अजीब सा बर्ड है, इसे हम लोगों में तो काउंट नहीं कर सकते ना। लॉर्ड कीज़ावा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बनने करो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से से चिल्लाते हुए वहाँ पे लॉर्ड कीज़ावा से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक बर्ड कहने की, अगर अब तुमने मुझे बर्ड बुलाया तो मैं भी। और ऐसे आगे बनने करो वहाँ पे कुछ कह पाता उससे पहले ही लीनेट वहाँ पे लॉर्ड कीज़ावा से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है मुझे पूरा एक दिन गुजर चुका है स्पिरिचुअल वाटर सोल को लिए हुए और टाइम के मुताबिक मेरे पास अब बस 2 घंटे ही और बचे हैं, अगर 2 घंटों के अंदर अंदर मैंने उस स्पिरिचुअल वाटर सोल को नहीं लिया तो आप जानते हैं ना कि मेरा भी क्या अंजाम होगा, मैं भी उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन से इन्फेक्टेड हो जाऊंगा, इसलिए प्लीज मुझे एक और स्पिरिचुअल वाटर सोल दे दे। लेकिन लॉर्ड कीज़ावा वहाँ पे लीनेट से कहता है कि लीनेट तुम जानते हो ना कि हमारी ये सीक्रेट डोमेन अब तक सिर्फ इसी वजह से ही चल रही है क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पे रूल्स को फॉलो करते हैं, अगर हम में से किसी ने भी यहाँ पे रूल्स को तोड़ा तो ये जगह ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी और ये बात तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो। लॉर्ड कीज़ावा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे लीनेट भी उन्हें कुछ नहीं कह पाता, उसे वहाँ पे लॉर्ड कीज़ावा के ऊपर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी वहाँ पे लॉर्ड कीज़ावा को कुछ नहीं कह सकता था। और अब लीनेट को वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला लेना था, वो या तो स्पिरिचुअल वाटर सोल का यूज करते हुए अपनी जान बचा सकता था या फिर अपनी बहन लीनिंग की। ये देखकर बनने करो वहाँ पे एसएसटजू से कहता है कि यहाँ की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सबसे पहले लोग अपने बारे में ही सोचते हैं। अब देखते हैं कि लीनेट यहाँ पे क्या करता है। लेकिन लीनेट जो कि दिल का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान था, वो इस बार भी अपनी बजाय अपनी बहन को स्पिरिचुअल वाटर सोल देते हुए कहता है कि जल्दी से खा लो। अपने भाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लीनिंग भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए अपने भाई से कहती है बिग ब्रदर अगर इसे मैंने खा लिया तो फिर आप क्या करोगे। अपनी बहन लीनिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लीनेट के फेस के ऊपर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई थी और वो वहाँ पे अपनी बहन से कुछ भी नहीं कह
रह पाता क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे और ये बात वो ओल्ड आंट भी वहाँ पे अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए वो लीनेट से कहते हैं कि तुम जल्दी से दोबारा शिकार के लिए निकलो और हाँ, अपनी इस बहन की चिंता मत करना, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए इसका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। जिसके लिए हम देखते हैं कि लीनेट वहाँ पे उस ओल्ड आंट का शुक्रिया अदा भी करता है, जो देखकर वो सभी लोग जो कि अभी तक वहाँ पे लीनेट की तारीफें कर रहे थे कि वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है और हमेशा सबकी मदद करता है। अब वो सभी लोग लीनेट के इस फैसले को देखते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, ये यहाँ पे अपनी बहन के लिए, जो कि इसकी सगी बहन भी नहीं है, अपनी जान खतरे में डाल रहा है। इसे सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए था। देखा दोस्तों, लोग कैसे बदलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक वो सभी लोग वहाँ पे लीनेट से कह रहे थे कि अगर तुम्हें कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले हमें ही आकर बताना, और सबसे पहले इन्हीं लोगों ने ही यहाँ पे लीनेट के साथ छोड़ दिया था। यही है हमारी इस दुनिया की कड़वी सच्चाई। जबकि हम देखते हैं कि लीनेट वहाँ पे उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए लॉर्ड कीज़ाबो को ग्रीट करके चुपचाप वहाँ से जाने लगा था, और जाते जाते वो वहाँ पे सटाज़ू को भी ग्रीट करके एक स्माइल देते हुए वहाँ से चला गया था। लेकिन उसके स्माइल में भी इतना ज्यादा दर्द था कि उसे देखते ही सटाज़ू समझ गए थे कि ये लड़का अभी मरना नहीं चाहता। और भले ही वहाँ पे सभी लोगों को ये लग रहा था कि लीनेट मरने वाला है, लेकिन असल में तो आज ये लीनेट की लाइफ का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि आज उसे खुद सटाज़ू जो मिल गए थे। आज के दिन उसकी पूरी लाइफ ही बदल जाने वाली थी। वही लीनेट को वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर बन्ने क्रो भी वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहता है कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इतनी ज्यादा अच्छे इंसान को लोग इस दुनिया में जीने नहीं देते। और सेम आज जिसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दोबारा फोर्थ मरीडियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी तक भी क्यांसी, लियो जिन और डोंगमी के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी, जहाँ पे उन तीनों में से कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं था। पर लियो जिन और डोंगमी किंग के दो थे, इसलिए हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर वहाँ पे क्यांसी के ऊपर भारी पड़ रहे थे, जो देखकर अब क्यांसी का गुस्सा वहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसने अचानक ही अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिससे वो दोनों तो वहाँ पे किसी तरह से बच गए थे। लेकिन जब वो अटैक जाकर वहाँ पे नीचे जमीन को लगता है तो हम देखते हैं कि वहाँ की पूरी जमीन ही 2 हिस्सों में बट गई थी। पर लियो जिन और डोंगमी दोनों लगातार वहाँ पे दोनों तरफ से क्यांसी के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे। लेकिन क्यांसी भी जितना हो सके उनके हमलों को डॉज करते हुए वहाँ पे उनके ऊपर अटैक कर रहा था। और तभी अचानक ही वो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके उन दोनों को वहाँ पे खुद से दूर करते हुए कहता है, लियो जिन और डोंगमी, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम दोनों यहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए मेरे साथ फाइट करोगे। ओके, अब अगर ऐसी बात है तो मैं भी खुद को नहीं रोकने वाला। और ये कहकर हम देखते हैं कि क्यांसी ने अचानक आगे बढ़ते हुए अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड से वहाँ पे उन दोनों के ऊपर ही हमला कर दिया था, जिसे वो दोनों चाहकर भी वहाँ पे नहीं रोक पा रहे थे। लियो जिन ने वहाँ पे क्यांसी को रोकने के लिए अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी लगा ली थी, जो देखकर क्यांसी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है कि ब्रदर लियो जिन, तुम्हारी ये शील्ड मुझे नहीं रोक पाएगी। और ये कहकर क्यांसी ने वहाँ पे उसकी शील्ड के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद दोबारा वहाँ पे उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों के ऊपर ही भारी पड़ने लगा था फेंगजू और मिस फ्लोटिंग, जो कि दूर से खड़े होकर ये सब देख रहे थे। मिस फ्लोटिंग वहाँ पे क्यांसी को इस तरह से उन दोनों के ऊपर भारी पड़ते हुए देखकर कहती है, मुझे लगता है ये दोनों मिलकर भी क्यांसी को नहीं हरा पाएंगे। और ये कहकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे अपना पावरफुल स्पिरिचुअल और रिलीज करते हुए फेंगजू से कहती है, पर अगर तुम चाहो तो मैं इस फाइट को यहाँ पे अभी के अभी खत्म कर देती हूँ। लेकिन फेंगजू उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि नहीं, अगर तुमने इन लोगों के ऊपर अटैक किया तो हो सकता है उसका असर इन दोनों की कॉन्शियसनेस के ऊपर भी पड़े, जिसकी वजह से हो सकता है शायद ये दोनों होश में भी आ जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अभी ये दोनों होश में आए, इसलिए अभी चुपचाप इस खेल का मजा उठाओ। वहीं दूसरी तरफ लियो जिन और डोंगमी दोनों ने दोनों तरफ से आगे बढ़ते हुए क्यांसी के ऊपर दोनों तरफ से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि क्यांसी वहाँ पे अकेले उन दोनों के हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा था। और इसी बीच क्यांसी की नजर वहाँ पे लियो जिन और डोंगमी की आंखों के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखते ही क्यांसी समझ गया था कि इन दोनों की सोच किसी और के कब्जे में है और यहाँ पे कोई और इन्हें कंट्रोल करते हुए क्यांसी के ऊपर हमला करवा रहा है। और अब तो बेचारा क्यांसी वहाँ पे और भी बुरी तरह से फंस चुका था, ये जानते हुए भी कि ये दोनों किसी और के कब्जे में है। इसलिए अब क्यांसी वहाँ पे दोनों के ऊपर अटैक नहीं करना चाह रहा था, लेकिन लियो जिन और डोंगमी दोनों ने उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और इवन लियो जिन वहाँ पे अपनी थंडर लाइटनिंग का यूज करते हुए लगातार वहाँ पे क्यांसी के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगा था। पर क्यांसी भी किसी तरह से अपनी स्पीड का यूज करते हुए लियो जिन के सभी हमलों को डॉज किया जा रहा था, जो देखकर वो दोनों वहाँ पे एक बार फिर से खुद क्यांसी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब क्योंकि क्यांसी सेफ डिफेंस कर रहा था, इसलिए लियो जिन और डोंगमी दोनों ने वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बहुत इजीली वहाँ पे पकड़ लिया था। और लियो जिन वहाँ पे क्यांसी की जान लेने के लिए उसके ऊपर हमला कर पाता उससे पहले ही होली सन फेंगजू ने उसे वहाँ पे रोक दिया था। और होली सन फेंगजू वहाँ पे एक फीकी स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि ये कमाल का शो इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। इन लोगों की ये फाइट तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी, पर कोई बात नहीं, अब क्योंकि डीमन क्लैन का डीमन एसेस्टर क्यांसी ही हमारे हाथों में आ चुका है, तो अब बारी है डीमन क्लैन से उनकी टेरिटरीज को छीनने की। अब सभी डीमन ट्राइब और मोस्टर टाइप के लोगों को मरना होगा और इस पूरी फिफ्थ मरीडियन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम इमोर्टल्स का ही राज होगा। फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस फ्लोटिंग भी स्माइल करते हुए उसे कहते हैं, ओके अगर ऐसी बात है तो फिर थोड़ी देर मैं भी इन लोगों के साथ खेल लेती हूँ। और ये कहकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे क्यांसी की तरफ देखते हुए कहती है कि इस गेम को मैं ईगल कैचिंग का नाम दूंगी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दोबारा फोर्थ मरीडियन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब 2 घंटे से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। लेकिन लीनहाइट को ना तो वहाँ पे कोई आउटसाइडर मिला था और ना ही कोई शिकार जिसकी मदद से वो अपने लिए स्पिरिचुअल वाटर सोल को हासिल कर सके। इसलिए हम देखते हैं कि अब वो वहाँ पे धीरे धीरे ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का शिकार होता जा रहा था। और अब तो बेचारे लीनहाइट की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब उसे वहाँ पे चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए वो वहीं पे गिर गया था। और अब बस वो वहाँ पे किसी भी पल मरने ही वाला था। लेकिन मरते वक्त भी वो वहाँ पे अपनी बहन को याद करते हुए कह रहा था, शुक्र है मैंने अपनी बहन को तो बचा लिया। इसी बीच हम देखते हैं कि सटाज़ू भी वहाँ पे उसके सामने पहुंच चुके थे और सटाज़ू को
वहाँ पे अपने सामने देखकर लीनेट वहाँ पे सेटजू से सवाल करते हुए पूछता है कि हेलो, आप कौन है? क्या आप यहाँ पे रास्ता भूल गए हैं? अगर आप यहाँ पे सर्वाइव करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे साथ सीक्रेट डोमेन में चलिए, वरना यहाँ पे आपकी हालत भी मेरे जैसी हो जाएगी। कैसा अजीब सा इंसान था, इसे यहाँ पे मरते हुए भी दूसरों की फिक्र हो रही थी, पर अब क्योंकि सेटजू वहाँ पे खुद उसके सामने आ चुके थे तो वो उसे भला वहाँ पे कैसे मरने दे सकते थे। वहीं लीनेट को वहाँ पे अपने आखिरी समय में भी दूसरों के बारे में सोचते हुए देखकर सेटजू के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।